हम इस कमेटी के बारे में बात कर चुके थे। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र जो उप कमेटी थी, इसके अध्यक्ष के बारे में कोई क्लियर कट जानकारी है नहीं। इसके सदस्यों के बारे में जरूर जानकारी है, खान अब्दुल गफार खान, अब्दुल समद खान और मेहरचंद खन्ना। कोई मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, यहाँ से प्रश्न आएगा, क्योंकि ये एरिया फिर पाकिस्तान में चला गया जब पाकिस्तान बना। तो ये एरिया जब पाकिस्तान में चला गया तो ये खास तौर पर उसी एरिया के लिए थी जो पाकिस्तान में चला गया। तो ये कमेटी भी क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई, निष्क्रिय हो गई, इसका कोई ज्यादा काम बचा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कमेटी क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई थी। फिर देखो हम बात करें प्रक्रिया नियम कमेटी। किसकी बात करें, प्रक्रिया नियम कमेटी की। तो ये जो प्रक्रिया नियम कमेटी थी, इस प्रक्रिया नियम कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली दो तीन कमेटियां देख ली। एक नियम कमेटी थी और एक कार्य संचालन कमेटी, जिसको हमने स्टीयरिंग कमेटी बोला था, जो एजेंडे बनाती थी मीटिंगों के, और इनके भाई बैठक के एजेंडे क्या है। एक नियम कमेटी थी जो रूल बनाती थी कि हर काम के प्रोसेस क्या होगी। और यही ऐसी ही प्रक्रिया नियम कमेटी, यानी डॉक्टर प्रसाद उनके हेड। अब देखो राज्यों से समझौता करने वाली, अगर राज्यों से समझौता करने की बात आई तो किसको नेतृत्व दिया गया, पंडित नेहरू को। किसको नेतृत्व दिया गया, पंडित नेहरू को, ये ध्यान रखना है। इस कमेटी के हेड किसको बनाया गया है, पंडित नेहरू। संचालन कमेटी, ये दोनों अपने नाम आए हुए हैं, ऊपर वाला भी आ गया था और ये वाला भी आ गया था, ये पहले ही आए हुए हैं। प्रक्रिया नियम कमेटी का और संचालन समिति का, ये दोनों नाम आए हुए हैं। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, अब छोटी छोटी कमेटियां हैं, ये कोई समझाने वाला ही नहीं है, मतलब ये ज्यादातर वो है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। छोटी कमेटियां, वित्त एवं कर्मचारी, भाई कर्मचारियों के मामले देखने के लिए, पैसे वाला काम देखने के लिए कौन है, वो भी डॉक्टर प्रसाद है। प्रत्यायक क्रेडेंशियल कमेटी, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और इनके अलावा कृष्ण स्वामी अय्यर। और सदन जो समिति है उसके कौन है, सदन समिति के कौन है, ये ध्यान रखना आपको। पट्टाभी सीतारामैया, कौन है, पट्टाभी सीतारामैया, ये सदन समिति के अध्यक्ष हैं। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तर्जत समिति, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा खास है। इसके कौन है, डॉक्टर प्रसाद। इसके कौन है, डॉक्टर प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कौन है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तर्जत समिति, यानी राष्ट्र ध्वज कौन कैसा होगा, क्या होगा, किसको हमें अपनाना है, उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसके हैं डॉक्टर प्रसाद। फिर आते हैं अपन संविधान सभा के कार्यों के लिए, एक कमेटी बनी थी, उसके बनाए थे जीवी मावलंकर। ये भी आपको याद कर लेना है, जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसके हेड थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए, ये सब याद करने वाले से ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो एक कमेटी बनी थी कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने पावर्स उनको देने हैं, क्या राइट्स देने हैं, कितना क्षेत्राधिकार होगा, ये सारा डिस्कस करने के लिए कमेटी बनी थी। उसके कौन थे, एस वर्दाचारी। कौन है, एस वर्दाचारी। ये संविधान सभा मेंबर नहीं थे, ये भी आपको याद कर लेना है। एस वर्दाचारी सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ कमेटी, तदर्थ का मतलब कोई एक खास पर्पज के लिए आप बनाते हो, जैसे ही काम पूरा होता है वो खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं तदर्थ या एडोक, आगे आएगा आपके नाम में ये सब। तो ये जो कमेटी है इसके कौन है, एस वर्दाचारी। इसके कौन है, एस वर्दाचारी। एस वर्दाचारी इसके सदस्य नहीं रहे हुए, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हुए।
अब देखो मुख्य आयुक्तों, जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र नहीं थे क्या, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए कि उनका क्या करना है। जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, हमने पढ़ा था चार जो चीफ कमिश्नर थे, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली। ये चारों चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के बारे में भी हमें डिसीजन लेना था। तो इसके हेड किसको बनाया था? पट्टाभी सीतारामैया को। ये आप याद कर लेना, पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान, यानी जो संघीय संविधान है उसमें वित्त के बारे में क्या व्यवस्था रहने वाली है, उसकी थी नलिनी रंजन सरकार। कौन है? नलिनी रंजन सरकार। ये संघीय संविधान के वित्त संबंधी मामलों के लिए एक कमेटी बनाई थी। ये भी इसकी मेंबर नहीं है। ये भी क्या नहीं है? मेंबर नहीं है। भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, ये तो भाषाई प्रांत आयोग बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे शायद आएगा आपके। भाषाई प्रांत आयोग ये इंपॉर्टेंट है। भाषाई प्रांत आयोग संविधान सभा ने बनाया था, ये चेक करवाने के लिए कि क्या हमें भाषा के आधार पर राज्यों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, दोबारा से इनको पुनर्गठित करने की जरूरत है, किसी को काट छांट करने की जरूरत है क्या। तो धर आयोग ने मना कर दिया था। एस के धर इसके हेड है। भाषाई प्रांत आयोग के हेड कौन है? एस के धर साहब। तो आप तो धर आयोग याद कर लेना, ये आगे आ जाएंगे सारे के सारे, धर आयोग, फैजल अली आयोग, सारे आएंगे, जेवीपी कमेटी सब आएंगी। हाँ, ये ध्यान रखना, एस के धर जिसकी अध्यक्षता में ये भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। धर आयोग ने मना कर दिया था। ये आपके सब आगे आएगा। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो कमेटी, ये तो पहले आई गया, प्रारूप संविधान जो बनाया था प्रारूप, उसकी जांच के लिए पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, ठीक है। फिर आती है प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार वाले, ये चैनल व न्यूज चैनल वाले, ये सब आते हैं प्रेस। इसका कौन था? इसका हेड था उषा नाथ सेन। इसका हेड कौन था? उषा नाथ सेन। इसका कौन था? उषा नाथ सेन। नागरिकता पर एक कमेटी थी। सिटीजनशिप किस किस को मिलनी चाहिए, कौन कौन नागरिक होगा, कौन कौन नागरिक नहीं होगा, इसको लेकर के जो कमेटी थी, उसके भी हेड कौन थे? एस वरदाचारी। एस वरदाचारी दो तीन जगह नाम आ गया है, तो इसका मतलब एस वरदाचारी काम का है। तो याद कर लेना आप एस वरदाचारी साहब को। ये एस वरदाचारी साहब हैं, और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बात पहले भी आ गई है। देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान के प्रारूप हेतु समिति के सभापति कौन थे? बी एन राव। यह समिति रियासती मंत्रालय ने बनाई थी, ये मंत्रालय ने बनाई थी, न कि संविधान सभा ने। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये। कौन सा हो गया? कि ये जो देशी राज्यों के लिए क्या मतलब आदर्श संविधान का प्रारूप, यानी देशी राज्यों के लिए सबसे अच्छा संविधान क्या हो सकता है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनी थी बी एन राव। किसकी अध्यक्षता में? बी एन राव। ये किसने बनाई थी? ये इंपॉर्टेंट है। ये संविधान सभा ने नहीं बनाई थी, ये देखो, बाकी सब संविधान सभा ने बनाई, ये संविधान सभा ने नहीं बनाई। उस समय की सरकार में एक मंत्रालय होता था, रियासती मंत्रालय, जिसके मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बनाई थी। बी एन राव को इसका हेड बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, ये नोट, यानी अन्य देशों के संविधान निर्माण में कितना कितना समय लगा है। ये थोड़ा सा एक सामान्य फैक्ट था, तो मैंने सोचा डाल ही देते हैं, फिर क्या दिक्कत है इसमें। पढ़ लो आप। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, जिस अमेरिका जिसको हम जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, वही यूएसए, उसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका जो संविधान है, उसमें टोटल आर्टिकल मतलब टोटल अनुच्छेद कितने? 7। अब देखो आप, दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसने तैयार किया था? दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसने तैयार किया? अमेरिका ने ही तैयार किया था। 1787 आपने वो संविधान सभा पढ़ी थी, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनी थी, फिर 1789 में इनका संविधान लागू हो गया। काम की बात देखो, इनका संविधान मात्र 7 अनुच्छेदों वाला है। इसका मतलब इनका संविधान याद करना हो तो हमें घंटा दो ही नहीं लगे। और अपने वाला संविधान कितना है? 395 अनुच्छेद वाला है। तो अपना संविधान तो बहुत बड़ा है। इनके पूरे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7। तो अमेरिका में तो जो संविधान की तैयारी करने वाले हैं,
उनको जोर आता ही नहीं, फटाक से 7 अनुच्छेद याद कर लेते हैं। बताओ कितना, इतना बड़ा देश है और और इतना ताकतवर है, अनुच्छेद मात्र 7। इसका मतलब उन्होंने मोटा मोटा जो सैद्धांतिक बातें हैं वो लिख रखी हैं कि किन चीजों को हम अपनाएंगे। हर एक चीज की गहराई को उन्होंने नहीं लिखा हुआ जैसे अपने लिखा हुआ है, हर एक संस्था के बारे में सब। टाइम पीरियड कितना लगा होगा उनको? 27 मई 1787 से उन्होंने चलना शुरू किया, और 19 सितंबर 1787। उन्होंने कब से कब में बना लिया इनको? अब देखो इन्होंने कितने समय में तैयार किया है? 25 मई 87 को ये इन्होंने लिखना शुरू किया। कब? 25 मई 1787 को उन्होंने लिखना शुरू किया। 19 सितंबर तक तो आते आते, 19 सितंबर तक आते आते इन्होंने संविधान सुलटा दिया। ये देखो आप, यानी 25 मई 1787 को लिखना शुरू किया, 4 महीने से भी कम टाइम में इन्होंने संविधान लिख डाला था अमेरिका ने। सोचने वाली बात है कि अमेरिका के संविधान में मात्र आर्टिकल है 7, 4 महीने से कम टाइम में तो इन्होंने लिख दिया, और अपने वाले संविधान में तो बहुत लंबा टाइम लगा था। अब आते हैं कनाडा। कनाडा में कितने? 147। कनाडा में 7 7 है, उसमें भी 7, इसमें भी 7, बस ये 7 दूनी 14, तो 147। तो 147 इसमें कनाडा में। इनमें कितना टाइम लगा होगा? लगभग ये लगा 2 वर्ष 6 माह। कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 6 माह। कितना टाइम लगा है? 2 वर्ष 6 माह। वैसे आपको एक मोटा मोटा याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं अपन। ऑस्ट्रेलिया को 128 अनुच्छेद वाला संविधान है। ऑस्ट्रेलिया का अनुच्छेद कितना है? 128। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत टाइम ले लिया भाई, लगभग 9 साल का टाइम लगाया ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसने तो पता ही नहीं, 128 अनुच्छेद लिखने में 9 साल। अपन ने तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अगर वो वाला 22वां अधिवेशन जोड़ देते हैं तो इसको पूरा संविधान को तैयार करने में अपने को 3 वर्ष और आगे कुछ महीने और कुछ दिन ऐसे लगे थे। तो वो आपको याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद है, कनाडा में 147 है, यूएसए में 7 है। ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप बड़ा है, ऐसे याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया तो खुद में ही अपने आप में एक महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें टाइम भी ज्यादा लगा होगा। ऐसे मतलब कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ऑस्ट्रेलिया को 9 साल लगे, कितना टाइम लग रहा है? 9 साल। इनको कितना? 2 वर्ष 6 माह। यूएसए को 4 महीने से कम। दक्षिण अफ्रीका पर आते हैं। 153। कितना है? 153। कितना है? 153। इनको करीबन 1 साल लगा। कितना लगा इनको? करीबन 1 साल। इनको करीबन कितना लगा है? 1 साल लग गया। तो ये तो वैसे ऐसे ही मतलब नॉर्मल बातें हैं, कोई इसमें जैसे यूएसए वगैरह है, कनाडा वगैरह, ये आप याद कर लेना। यूएसए में 7 थे, कनाडा में 147 थे, उनको तो वो 4 महीने से कम का टाइम लगा, इनको 2 वर्ष 6 माह लग गए। बस ऐसे नॉर्मल याद कर लेना, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। अब जो ये आ रहा है ना, ये मान लेना इस क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी क्लास में नहीं, आपके हर एक एग्जाम में आती है, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के ये जो अब चलेगी आगे वाली क्लास, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई भारत के संविधान पर किन किन देशों के संविधान ने अपना प्रभाव डाला था, हमने किन किन देशों के संविधानों से चीजों को अपनाया था। तो इसमें कई बार तो सीधा ही डाल देते हैं। बताओ ये मूल अधिकारों वाला कंसेप्ट हम कहाँ से लेके आए, बताओ नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेके आए, बताओ संसदीय प्रणाली किस देश से, 4 देशों के नाम दे देंगे।
तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। किस देश के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया, ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है कि 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार, आपको भी पता है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा असर 1935 के एक्ट ने ही डाला था। करीबन करीबन 200 अनुच्छेद, 395 से 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारे 1935 के एक्ट से प्रभावित हैं, उनका असर दिखता है 200 पर। तो कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे के सीधे हमने वहां से उठाए, कुछ ऐसे हैं जो उनसे प्रभावित दिखते हैं, उन पर असर साफ तौर पर झलकता है। तो रॉबर्ट हाईग्रेव, ये एक शख्स है रॉबर्ट हाईग्रेव, ये कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा उस पर जो असर है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। किसका असर है? भारत शासन अधिनियम का है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का असर सबसे ज्यादा इस पर है। वो ऐसा किस लिए, वो क्या कह रहे हैं अपनी इस बात को रखते वक्त, वो कह रहे हैं कि आप 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद, 200 ही नहीं 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से शब्दशः, शब्दशः को मतलब हो सेम टू सेम, कॉपी की कॉपी या मामूली परिवर्तन के साथ अपनाए हुए हैं, या हमने मामूली परिवर्तन के साथ अपनाए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्द से या मामूली परिवर्तन। तो कुल मिला के रॉबर्ट हाईग्रेव इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत के संविधान पर सबसे तगड़ा असर है वो 1935 के कानून का है। करीबन 250 आर्टिकल तो ऐसे हैं जो या तो हमने सीधे कॉपी किए हैं या फिर कुछ एक बदलावों के साथ हमने उनको अपने संविधान में जगह दी है। अब जो चल रहे हैं, अब जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे हमने सारे जो संविधान है उन संविधानों से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली, वो सारा अपने इसमें मैंने डाल दिया है इस वाले पीडीएफ में। तो यहां से तो ये मान लो कि बहुत ही एक भी लाइन मिस नहीं करनी है, आपको याद करते वक्त ध्यान रख लेना आप किस एक्ट से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने उठाया है 1935 का ये एक्ट, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन, एक ही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, बोलो एक ही। इससे हमने क्या क्या अपनाया, अपने संविधान में इसका क्या असर है। तो पहला असर देखो, इसका अपने असर देखो आप। एक है संघीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संघीय, यानी कि भारत का जो स्ट्रक्चर है ना, फेडरल स्ट्रक्चर जो संघात्मक, ध्यान रखना, मैंने अभी बोला फेडरल स्ट्रक्चर, नाम फेडरल नहीं, अपने यहाँ संघ के लिए यूनियन वर्ड है। अपने यहाँ संघ के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया गया? यूनियन। फेडरल अलग होता है, यूनियन अलग होता है। वो सब आगे आपके क्लियर हो जाएंगे, अभी आपको इतना ही याद रखना है कि भारत के भारतीय संविधान में भारत के संघ के लिए यूनियन वर्ड का यूज किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन शब्द का। तो संघीय जो व्यवस्था, यानी जो भारत में जो संघात्मक जो ढांचा है, वो कहां से प्रभावित है? 1935 के एक्ट से। हम क्यों कह रहे हैं, आप याद करो, 1935 का एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो सबसे पहला प्रावधान हमने पढ़ा था कि 1935 के एक्ट ने कहा कि भारत में हम एक संघात्मक ढांचे की स्थापना करेंगे, उसका प्रस्ताव था, भारत को क्या बनाएंगे? एक संघात्मक देश बनाएंगे, ऐसा प्रस्ताव था। लेकिन क्या भारत में संघ की स्थापना हो पाई थी? तो हमने ये भी पढ़ा था 1935 में कि भले ही संघ नहीं बन पाया क्योंकि उसमें कुछ शर्तें थी, और वो शर्तें वो उस समय पूरी नहीं हो पाई कि मिनिमम वो 52 देशी रियासतें और वो 50% आबादी हो और वो उनकी सहमति हो। तो ये वाली शर्तें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए भारत में जो संघात्मक ढांचा था वो अस्तित्व में 1935 के एक्ट से नहीं आया था, ये हमने पढ़ा था। अब देखो हम कह रहे हैं भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किससे प्रभावित है? 1935 के एक्ट से। तो ये कैसे? क्योंकि देखो चाहे भले ही 35 वाले एक्ट की व्यवस्था प्रभावी नहीं हुई, लागू नहीं हुई, लेकिन वह विचार तो था ही, वह मंशा तो थी कि हम भारत को क्या बना रहे हैं, भारत को हम एक संघ बना रहे हैं, संघ में बदल रहे हैं भारत को, भारत में एक संघात्मक ढांचा खड़ा कर रहे हैं।
हुआ नहीं, लेकिन वहां से हमने ये विचार ले लिया कि ठीक है, भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था सबसे अच्छी है, भारत को हम संघात्मक ढांचे में ही तब्दील करने वाले हैं। दूसरा, ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का कार्यालय। राज्यपाल का क्या है? कार्यालय। मतलब जो राज्यपाल का जो पद होता है, वो हमने कहाँ से अपनाया? राज्यपाल का जो पद है वो हमने कहाँ से अपनाया? कार्यालय का मतलब यहाँ पद है। जितने भी जो संवैधानिक होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये इनके लिए है ना, पद शब्द तो ऐसे लगता है जैसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला होता है ना, उनके लिए काम में लेते हैं। जैसे हमारे लिए आ गया कि आप कौन से पद पर हैं, ये। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संविधान में दर्ज पदों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ये वर्ड ज्यादा काम में लिया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय। तो इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस उपराष्ट्रपति का कार्यालय, इसका मतलब ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और ये जो कार्यालय किसका? राज्यपाल का, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यायपालिका का जो ढांचा है, न्यायपालिका का जो ढांचा है वो किससे प्रभावित है? 1935 के एक्ट से। ढांचे की बात कर रहा हूं मैं, ढांचे की। लोक सेवा आयोग भारत में है, राज्यों में भी अपने लोक सेवाएं आयोग हैं, और संघ की नौकरियों के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग भी है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हो गया, और राज्यों में स्टेट पीसीएस होते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोगों का विचार हमने कहां से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आपातकालीन, जो आप ये देखोगे भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था है, 352, 356, 360, ये आपातकालीन अनुच्छेद है। ये आपातकाल के बारे में बात करते हैं कि किन कंडीशन में सरकार, राष्ट्रपति हैं, वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कितने समय में उस घोषणा को आपको पास करवाना पड़ता है। उसके जब घोषणा होती है तो उसके दौरान क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, क्या कुछ परिवर्तन आता है। तो ये आपातकालीन उपबंध का जो विचार है, आपातकालीन व्यवस्था वाला विचार है, ये हमने कहां से अपनाया? 1935 के एक्ट से। आगे देखो, शक्ति वितरण। अब ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लूंगा। मैंने आपको ये बताया था कि 1900 जो 35 है, उस 1935 के एक्ट में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांट रखा था उस एक्ट ने। तो उसमें तीन सूचियां थी। तो कोई बताएगा उन तीनों सूचियों में किस किस में कितने कितने विषय थे? क्योंकि हमने जो, संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 और संवर्ती में 36। ठीक है, इसके अलावा भी कोई और भी थी क्या, कोई बची खुची सूची? जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो जनरल गवर्नर के पास थी। हाँ, गवर्नर जनरल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमने 1935 में हमने ये देखा कि यार तीन सूचियां बना दी, और तीन सूचियां बना के उन्होंने विषय बांट दिए कि ये संघ देखेगा, ये राज्य देखेगा, ये समवर्ती वाले राज्य और केंद्र दोनों मिलके देख लेंगे। तो इसका मतलब हमारे जो संविधान में अनुसूची नंबर 7, जब हम सारी पढ़ेंगे सारे बाद में, लेकिन अभी तो अपन इसको समझ रहे हैं। तो अनुसूची नंबर जो 7 है ना, उसमें हमने ये ऐसी सूचियां बनाई हुई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, फिर बोल दिया अवशिष्ट विषय हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो संसद के पास होंगी। ये सारा हमारे लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है, हमने ये आइडिया कहाँ से लिया होगा, ये शक्तियां ऐसे बांटने का? हमने कहाँ से लिया? 1935 के कानून से। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1935 के कानून से हमने ये छह बातें ली हैं। कितनी बातें ली हैं? छह। ये लो डब्बे में बंद कर दिए, छह आपके याद होनी चाहिए। पहली, संघात्मक जो ढांचा, कहाँ से लिया? 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा, वहां से। राज्यपाल का पद, वहां से। लोक सेवा आयोग का आइडिया, यहां से। आपातकाल का आइडिया, यहां से। शक्ति वितरण वाला आइडिया, यहां से। तो ये टोटल छह बातें हैं जो आप याद रखना। अब आते हैं हम ब्रिटेन के खुद के संविधान से। ये तो हमने 1935 के कानून की बात कर ली। अब ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? हालांकि ये ध्यान रखना आपको, ब्रिटेन में अगर सब आ जाएगा कि ब्रिटेन में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या लिखित संविधान है क्या, तो आपको उत्तर देना है लिखित नहीं है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। जैसे अपने एक संविधान सभा बनाई थी, संविधान सभा ने फिर मेहनत करके अपने यहाँ संविधान लिखा, ऐसा वहां कोई तो संविधान सभा नहीं बनी। जब संविधान सभा ही नहीं बनी तो संविधान लिखेगा कौन? इसलिए वहां कोई संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है।
अब आपके दिमाग में ऐसे कीड़े दौड़ने लगेंगे कि सर सुविधा नहीं है तो वो देश चल कैसे रहा होगा। बस यही तो है, वो देश परंपराओं, प्रथाओं, और जो समय समय पर संसद ने कानून बनाए हैं उनके माध्यम से, और कोई न्यायपालिका के जो डिसीजंस हैं उनके माध्यम से, यानी वो देश अभी भी परंपराओं प्रथाओं के आधार पर चलने वाला देश है। इसलिए आप ये देखोगे अभी भी वहां राजा का पद है, क्राउन का पद वो अभी भी बना के रखे हुए हैं। वो क्यों बना के रखे हुए हैं? क्योंकि वो अपने इतिहास पर वो एक तरह से गौरवान्वित करने वाली चीज है कि हमारे हमारे पुराने टाइम में देखो राजा हुआ करता था और राजा का लगभग लगभग पूरी धरती पर राज था। तो हम ऐसे मतलब वो पद तो ऐसा है जिस पर वो फक्र महसूस होती है, तो हम इस पद को बना करके रखना चाहते हैं। इसलिए देखो चाहे भले ही वहां अभी भी राजा के पास उतनी पावर नहीं है, लेकिन पद तो है ना, उन्होंने बना के रखा हुआ है। वही बात है, उन हिस्ट्री की, उनकी उनके इतिहास की एक बहुत बड़ी मतलब विशेषता है, बहुत बड़ी खासियत है, गर्व वाले पल हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम हमारे इन गौरवान्वित करने वाले क्षणों को हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो उन्होंने राजा का पद बनाया हुआ है। हालांकि अब राजा के पास वास्तविकता में शक्तियां नहीं है, केवल जैसे अपने राष्ट्रपति नहीं होता है क्या, जैसे राष्ट्रपति की मोहर लगती है, राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं है। सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लेते हैं। तो ऐसे ही वहां पर भी राजा का पोस्ट अभी भी है। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है, वो ब्रिटेन का संविधान में लिखित संविधान नहीं है, ये आप क्लियर कर लेना। और हमने वहां के संविधान से क्या क्या अपनाया है ये याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अपने यहाँ जो सरकार है ना, सरकार, ये देखो ऊपर जो संघात्मक ढांचा है ना, ये संघात्मक ढांचा क्या बोलता है? संघात्मक ढांचा ये बोलता है अपने देश का जो जो ढांचा है, जो पूरा सिस्टम है, वो कैसा है? संघात्मक। संघात्मक का मतलब दो तरह की सरकारें आपको मिलेगी। एक यूनियन गवर्नमेंट मिलेगी, मतलब संघ सरकार मिलेगी जो पूरे देश पर रूल करती है, पूरे देश पर उसका शासन होता है। और प्लस राज्य सरकारें होती हैं जो अपने अपने राज्यों में शासन चलाती हैं। ये यही अपने, जहां पर ऐसे हो कि दो सरकारें हो, दोनों सरकारों के बीच में शक्तियां बटी हुई हो, तो ये ढांचा होता है संघात्मक ढांचा। तो हमने देखो दो तरह की सरकारें तो बना दी। तो इसका मतलब अपनी व्यवस्था कैसी है? हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो कैसी है? संघात्मक है। ये तो आप समझ लो। अब आप खुद देखो, राजस्थान की सरकार, दिल्ली में केंद्र वाली सरकार, हरियाणा की सरकार अलग है, पंजाब की अलग है। इसका मतलब दो दो सरकारें बैठी हुई है ना। एक केंद्र जो पूरे देश पर राज करता है, राज्य सरकार जो राज्य में राज करती है। तो दो 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 सरकारें, इसका मतलब भारत का ढांचा कैसा है? संघात्मक। मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन ये संसदीय क्या था फिर? आप कहोगे सर दो दो शब्द हैं, संघात्मक तो ठीक है, समझ में आ गया, दो दो सरकारें। अब ये संसदीय क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है शासन कैसे होता है। शासन का मतलब सरकार की संरचना कैसी है। बात को अच्छे से समझ लो, आपके आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो जब हम कहते हैं संघात्मक ढांचा या एकात्मक, दो तरह के ढांचे होते हैं। व्यवस्थाएं क्या है? दो तरह की। या तो उस देश का जो पूरा का पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो या तो संघात्मक मिलेगी या एकात्मक, या तो फेडरल या यूनिटरी सिस्टम मिलेगा। तो संघात्मक में क्या होगा? दो सरकारें मिलेंगी। एकात्मक नाम ही देखो, एकात्मक मतलब एक ही सरकार होगी जो पूरे देश में रूल करेगी। वहां ऐसे राज्यों की सरकारें नहीं होंगी। अब आप कहोगे सर पक्का ही नहीं होंगी क्या? होंगी, लेकिन संविधान के द्वारा उनको शक्तियां दी भी नहीं होंगी। राज्य अपनी सहूलियत की वो सरकारें बना लेता है, संविधान कोई ऐसी सरकारों की बात नहीं करता है। तो एकात्मक में एक सरकार, संघात्मक में दो सरकार। क्लियर है? अब संसदीय का मतलब ये हुआ कि जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य के अंदर काम करने वाली सरकार हो, चाहे वो संघ के अंदर काम करने वाली सरकार हो, इन सरकारों का ढांचा, सरकार का ढांचा बात कर रहे हैं। ऊपर हमने बात की पूरे देश के ढांचे की, अब हम सरकार के ढांचे की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि सरकार का ढांचा कैसा होगा। तो हमने जो सरकार का जो ढांचा अपनाया है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। कैसा वो? संसदीय। कैसा वो? संसदीय। संसदीय को मैं एक बार फटाफट बता देता हूं ताकि आपको माइंड में रहे। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि ये इस तरह की सरकार की बनावट होगी कि उसमें जो कार्यपालिका होगी उसको विधायिका कंट्रोल करेगी। उसको कौन कंट्रोल करेगा? विधायिका कंट्रोल करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि संसदीय में क्या होगा?
कि आपकी जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के नियंत्रण में होगी। विधायिका क्या कर सकती है, उसको प्रश्न पूछ सकती है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा सकती है। और कार्य इसमें जो कार्यपालिका होती है, जो आपकी सरकार है जिसको हम सरकार बोलते हैं, वो हर समय लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय शासन प्रणाली विशेषता है। जब हम एक्ट पढ़ रहे थे, आपको याद आ रहा हो, रिकॉल करना आप, जब हम एक्ट पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बातें की थी कि 1892 तक आते आते जो आपकी वहां विधानसभाएं बनाई गई थी, जो विधानमंडल बनाए गए थे केंद्र में, उनके सदस्यों को कुछ पावर्स दिए गए थे कार्यपालिका से सवाल जवाब करने के। तो हमने ये कहा था कि यहां से एक संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख दी गई। तब भी मैंने ये बताया था कि वो नींव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विधायिका, संसदीय में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और जिस दिन कार्यपालिका से विधायिका का विश्वास उठ जाता है, वो अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को समाप्त कर देती है। ये होता है संसदीय सिस्टम। ये बड़ा मैंने सिंपल बताया, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं होंगी। संसदीय में दो तरह के कार्यपालक होंगे, एक होता है नाम मात्र एक, लेकिन आप मोटे तौर पर फिलहाल के लिए ये याद रख लें, संसदीय में विधायिका का कंट्रोल होता है, और संसदीय में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस दिन कार्यपालिका से विश्वास खत्म हो जाता है, उसी दिन ये अविश्वास प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका को समाप्त कर देती है। तो ये अब आप देखो, ये तो मैंने संसदीय शासन प्रणाली विशेषता बता दी। अब आप देखो, क्या भारत में ऐसा नहीं है क्या? है। तभी तभी तो आपको यकीन होगा, तभी तो आपको ज्यादा याद होगा। अब देखो, भारत में आप चलो, भारत में एक है जो संघ सरकार और एक है राज्य की सरकार। तो आप संघ सरकार में देखना, कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्री, और वहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, ये हो गई कार्यपालिका। आप ये देखना कि ये ये जितने भी है ना, इन ये हमेशा किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा। यानी लोकसभा को जिस दिन ये लग गया कि नहीं, इन्होंने विश्वास खत्म हो गया इनका, तो लोकसभा इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके इनको हटा सकती है। राज्यों में ये काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री और इनके मंत्रिमंडल के खिलाफ कौन करेगा? विधानसभा। यानी विधानसभा क्या कर सकती है? इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके राज्य की सरकार को भी खत्म कर सकती है, गिरा सकती है, हटा सकती है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली होती है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ली। राज्य अध्यक्ष कैसा होगा? नाम मात्र। ये आइडिया हमारा कहां से है? ये आइडिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। राज्य अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि आप सरकार के मुखिया हैं, सरकार आपके हाथ में है, आप सरकार के मैन हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पर राज्य के अध्यक्ष हैं, सरकार के अध्यक्ष नहीं, आप पूरे देश के अध्यक्ष हैं। और एक होता है सरकार के अध्यक्ष। अब जैसे भारत में समझो, भारत में पूरे देश का अध्यक्ष कौन है? हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी जो सरकार है,